अस्पताल की सफेद दीवारों पर अब भी दवाइयों की गंध तैर रही थी। टाँकों का दर्द उसके जिस्म में धड़कन की तरह बस गया था और गोद में सोया नन्हा सा बच्चा उसकी हर सांस को किसी अधूरी दुआ की तरह थामे हुए था। सुलोचना अभी ऑपरेशन के जख्मों से उभर भी नहीं पाई थी कि रात की खामोशी में सोहन की बेचैन परछाई उसके बिस्तर के पास आकर ठहर गई। उसकी आंखों में चाहत थी, मगर वह चाहत उस वक्त सुलोचना को किसी अजनबी साए जैसी लगी। उसने धीमे से कहा कि दर्द अब भी जिंदा है, शरीर अभी उसका साथ नहीं दे रहा। पर सोहन के दिल पर जैसे इंतजार की परतें जम चुकी थी और उसने उसकी हर विनती को अपने होठों की गर्मी में दबा दिया। उस रात चांद खिड़की से झांकता रहा। कमरे में एक अजीब सी सिहरन उभर गई। सुलोचना का बदन दर्द से कांपता रहा और उसकी रूह किसी अनदेखी खाई के किनारे पर डगमगाने लगी। अगले ही पल उसकी सांसें उलझने लगी। टांकों से रिश्ता दर्द जैसे लहू बनकर उसकी जिंदगी को चुनौती देने लगा और उसी पल से शुरू हुई वो खामोश जंग, जिसमें एक नई माँ अपने बच्चे के लिए मौत और जिंदगी के बीच झूलती रही, जबकि सोहन की बाहों की गर्मी अब उसे किसी रहस्यमयी अंधेरे में धकेलती हुई प्रतीत हो रही थी। और रात की उस नरमी में प्रेम, पीड़ा और अपराबोध का ऐसा संगम हुआ जिसने उनकी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा नाम सुलोचना है। मेरी शादी किसी मोहब्बत के वादे के लिए नहीं हुई थी, बल्कि समाज की उन्हीं रीति रिवाजों के तहत हुई थी, जहां लड़की की उम्र जैसे ही एक तय हद पार कर जाती है, उसके सपनों को देखने की जरूरत नहीं समझी जाती, बल्कि उसके लिए शादी के रिश्ते देखे जाने लगते हैं। कोई नौकरी वाला लड़का, पैसा कमाने वाला, शरीफ परिवार, खाते पीते घर का नाम, और बस इतना ही काफी माना जाता है। मेरी शादी भी बिल्कुल इसी पैमाने पर तय कर दी गई थी। मैं और सोहन दोनों पढ़े लिखे थे, मगर हमारी पढ़ाई का हमारे जीवन पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ा, क्योंकि ना हमें एक दूसरे को जानने का अधिकार मिला और ना ही सवाल पूछने की आजादी। ना कोई फोन कॉल, ना कोई मुलाकात, ना कोई बातचीत। फैसले घर वालों के थे और मेरी चुप्पी ही मेरी हाँ मान ली गई थी। मैं मना नहीं कर सकी, शायद इसलिए नहीं कि मैं राजी थी, बल्कि इसलिए कि मुझे मना करना कभी सिखाया ही नहीं गया था। घर में शादी की तैयारियों का शोर हर तरफ था। कभी दहेज की लंबी सूची सुनाई जाती थी, कभी रिश्तेदारों को फोन लगाए जाते थे, तो कभी मेहमानों की गिनती होती थी। हर कोई व्यस्त था, मगर किसी ने ये पूछा ही नहीं कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। सच ये है कि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। एक दिन मेरी होने वाली नंद ने मेरे पास आई। उम्र में मुझसे कुछ ही बड़ी थी। उसकी बोली बहुत मीठी थी और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए बोली कि शादी में अब बस 1 महीना रह गया है। अगर भाई का नंबर चाहिए तो दे दूं, थोड़ी बातचीत हो जाएगी। शायद उसे लगा था कि हर दुल्हन अपने होने वाले पति से बात करना चाहती है। मैंने बहुत नरमी से मना कर दिया और कहा कि मुझे जरूरत नहीं है। सच ये था कि मैंने कभी किसी अनजान आदमी से खुलकर बात की ही नहीं थी। और अब जब फैसला हो चुका था तो बात करने से क्या बदल जाना था, मगर किस्मत ने खुद पहला शब्द लिख दिया। शादी से ठीक 1 हफ्ता पहले मेरे फोन की स्क्रीन पर एक सादा सा नंबर चमका। उसके बाद एक मैसेज आया। मैसेज भेजने वाला सोहन था। उसने अपना नाम लिखा ताकि मैं उसे पहचान सकूं, और फिर एक सवाल पूछा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? वो सवाल मेरे लिए किसी खाली कमरे में गूंजती आवाज जैसा था। मैं देर तक फोन की स्क्रीन को देखती रही। मेरे पास उस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं था। अगर मैं लिख देती कि मैं खुश हूं, तो क्या शादी रुक जाती? क्या फैसले बदल जाते? नहीं। उसी पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी राय सिर्फ एक रस्म है, जिसके नतीजे में कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैंने जवाब लिखी, जी मैं खुश हूँ। ये पहला झूठ था जो मैंने अपनी शादी के नाम पर बोला था, और शायद यही झूठ मेरी पूरी जिंदगी की बुनियाद बनने वाला था। उसका सवाल पढ़कर मेरे भीतर एक अजीब सी खलबली मच गई थी। एक पल के लिए मैंने सच में सोचा कि अगर मैं इस वक्त सच लिख दूं और कह दूं कि मैं खुश नहीं हूं, तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? जवाब मुझे खुद ही मिल गया। कुछ भी नहीं बदलेगा। न शादी रुकती, न फैसले बदलते, न किसी को फर्क पड़ता। मेरी खुशी और मेरी उदासी बस निभाई जाने वाली रस्में थी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब पहले से तय था। इसलिए मैंने वही लिखा जो मुझसे उम्मीद की जा रही थी। मैंने कहा कि मैं खुश हूँ, जबकि सच ये था कि मैं खुद नहीं जानती थी कि खुशी होती क्या है। मैंने सोहन को खुद नहीं चुना था, बल्कि मुझे चुनकर दिया गया था। मुझे शादी का कोई शौक भी नहीं था। मैं दिमागी तौर पर इसके लिए तैयार भी नहीं थी।
मगर फिर भी मुझे एक नई जिम्मेदारी की भारी बोझ ने नीचे धकेल दिया गया था। मेरा होने वाला ससुराल एक जॉइंट फैमिली था। वहाँ चाचा ताऊ, उनके बच्चे, सास ससुर और दादी सास सब एक ही छत के नीचे रहते थे। मुझे बताया गया कि एक मजबूत परिवार की निशानी है, मगर मेरे दिल में ये डर बार बार उभरता था कि इतने लोगों के बीच कहीं मैं खुद को ही ना खो दूं। जब मुझे मेरा कमरा दिखाया गया तो वह बहुत बड़ा और बहुत सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खास मेहमान के लिए तैयार किया गया हो, किसी ऐसी लड़की के लिए जिसे कुछ दिनों तक संभाल कर रखा जाएगा और फिर जिम्मेदारियों के हवाले कर दिया जाएगा। बिस्तर ठीक तरीके से सजा हुआ था, अलमारियां ठीक जगह पर रखी गई थी, सब कुछ बिल्कुल सही था। मगर उस कमरे की खामोशी में मेरी धड़कनें बहुत तेज थी। मन के किसी कोने में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यही मेरी पूरी जिंदगी होने वाली है? कमरे में हर चीज बड़ी तरीके से सजाई गई थी, बस दिल बेकाबू हो रहा था। दोनों तरफ से तैयारियां जोरों पर थी। सब लोग अपनी अपनी पारंपरिक रस्में निभा रहे थे और मेरे माँ बाप भी वही कर रहे थे जो समाज ने उन्हें सिखाया था। हर रस्म निभाई जा रही थी, हर दिवस पूरा किया जा रहा था, जैसे ये शादी नहीं बल्कि किसी कर्ज की अदायगी हो रही हो। और फिर वह दिन भी आ गया। मेरा दिल बिना किसी वजह से बहुत तेज धड़क रहा था। मैं दुल्हन बनी सिर झुकाए बैठी रही। चारों तरफ रोशनी थी, कमरे की चमक थी, लोगों की आवाजें थी, मगर मेरे अंदर एक गहरी चुप्पी थी। ये कैसी चुप्पी थी जो इतने शोर में भी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। सोहन ने फोटो सेशन के लिए साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि वो ब्राइडल फोटो शूट नहीं करवाना चाहता, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। उसके परिवार में किसी ने ज्यादा कुछ कहा भी नहीं, शायद इसलिए कि मेरी भी कोई खास इच्छा नहीं थी। मैं पहले ही बहुत असहज महसूस कर रही थी। तस्वीरें बनने से क्या फर्क पड़ता? मेरी शादीशुदा कजन मुझे एक तरफ ले गई और प्यार भरे शब्दों में समझाने लगी। उसने कहा कि तुम बहुत मासूम हो, बहुत प्यारी हो, हमेशा दूसरों की बात मान लेती हो, शादी भी घर वालों की पसंद से कर रही हो, मगर शादी के बाद कभी कभी अपनी भी सोच रखना। जहां तुम्हारे साथ जाती हो वहां चुप मत रहना। मैं उसकी बातें सुनती रही, मगर अंदर से जानती थी कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मैं हमेशा चुप रहकर ही सब कुछ सहती आई थी। मैंने अपनी आवाज खुद ही दबाना सीख लिया था। अधिकार लेना मुझे बिल्कुल नहीं आता था। अधिकार मांगने से पहले ही मैं रुक जाती थी। शायद घर की बड़ी बेटियां सच में ऐसे ही होती हैं, सबके लिए मजबूत और खुद के लिए कमजोर। आखिरकार शादी हो गई और ये मेरी शादी की पहली रात थी। मैं सजे हुए बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। दिल में सवालों की भीड़ थी। मेरी जिंदगी अब किसी और की लिखी गई डायरी में चल पड़ी थी। सोहन कैसा इंसान होगा? क्या मैं इस घर में खुद को पहचान पाऊंगी? मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं बस गहरी सांसें ले रही थी और उस दरवाजे को देख रही थी जिसके पीछे मेरा नया सफर शुरू होने वाला था। एक ऐसा सफर जिसमें रिश्ता भी था, जिम्मेदारी भी थी और शायद ऐसी परीक्षाएं भी थी जिनके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके अंदाजे में अजीब सी जल्दी और सख्ती थी, जैसे वह किसी अनकहे मुकाबले में खुद को साबित कर देना चाहता हो। मैं जल्दी समझ गई, ये सब इत्तेफाक नहीं था। हमारे समाज में जैसे दुल्हन को पहली रात के लिए दिमागी तौर पर तैयार किया जाता है, वैसे ही दूल्हे को भी कई तरह की राय दी जाती है। वह राय अक्सर मर्द को याद दिलाती है कि उसे कमरे में अपनी ताकत दिखानी है और अपना अधिकार जताना है। उसे ये सिखाया जाता है कि इस घर में अधिकार उसी का ही है। शायद वह ये नहीं जानता कि जिस तरह की औरत उसे चाहिए थी, मैं पहले से ही वैसी थी। चुप रहने वाली, हद में रहने वाली और सवाल ना करने वाली। फिर भी उसे ये सब जताना जरूरी लगा। वह मेरे सामने बैठा, मुंह दिखाई का तोहफा दिया, घूंघट उठाया, मगर उस पल उसके मुंह से कोई मीठा शब्द नहीं निकला, कोई तारीफ नहीं। मैं दिल ही दिल में सोचती रही कि शायद मर्दों को नरमी और प्यार से बोलना सिखाया ही नहीं जाता, या शायद वे समझते हैं कि तारीफ करना कमजोरी की निशानी है। इसके बाद उसने घर के नियमों और व्यवहार की एक लंबी सूची सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि घर में बहुत लोग हैं, इसलिए हर बात का ध्यान रखना होगा। कोई भी बात कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसकी माँ का ख्याल रखना है, उसके पिता की इज्जत करनी है, उसकी बहनों को अपनी बहनों की तरह समझना है। उसने खास तौर पर यह भी कहा कि देवर भाभी के रिश्ते में ज्यादा खुलापन नहीं होना चाहिए। इस रिश्ते की हद होती है और मुझे उसका पूरा ध्यान रखना होगा। उसने कहा कि उसके भाई अभी छोटे हैं और मुझसे ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करेंगे, मगर मैं बड़ी हूँ, इसलिए मुझे समझदारी दिखानी होगी।
इतनी सारी बातें एक साथ सुनते-सुनते शायद ये भूल गया था कि मैं कोई नौकरानी नहीं, बल्कि उसकी पत्नी हूँ। उसकी बातों की शुरुआत और अंत सब एक ही बोझ में बदल गई और मैं चुपचाप सिर हिलाती रही जैसे मुझे सब याद रहेगा, जबकि मेरे दिमाग में बोझ बढ़ता ही जा रहा था। फिर उसने एक ऐसा शब्द कहा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसने कहा कि उसे शादी का बहुत शौक था। मैंने नादानी में ये समझा कि वो साथ निभाने, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की, एक घर बसाने की बात कर रहा है। मगर जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि वह जिस चीज को शादी कह रहा था, उसका मतलब मेरे लिए बिल्कुल अलग था। उसके लिए शादी कोई भावनात्मक बंधन नहीं, बल्कि एक अधिकार था, एक ऐसी रात थी जहां उसे जीत चाहिए थी। वह शादी को सिर्फ उस पल से जोड़ रहा था जहां पति-पत्नी का एक ही बिस्तर पर सोना जरूरी होता है। वह अपनी अधिकार की ही बात कर रहा था। ये सब सुनकर मैं घबरा गई, दिल में एक अनजाना सा डर उतर आया। मैं परेशान थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एक नए रिश्ते में कदम रख रही थी, बल्कि इसलिए कि मुझे पहली बार एहसास हो रहा था कि इस रिश्ते में मेरी चुप्पी ही मेरी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली। उसके लिए कि मैं ये महसूस कर चुकी हूँ कि इस रिश्ते की बुनियाद वह नहीं है जो मुझे बचपन से सिखाई गई थी। मैं चुपचाप बैठी रही, मगर भीतर अनकही सवाल जन्म ले चुका था कि क्या मैं सच में शादी के मतलब को समझती थी, या मुझे बस एक ऐसे रिश्ते में डाल दिया गया था जिसकी दिशा पहले ही तय हो चुकी थी। उसने मेरी बात मानने से मना कर दिया। उसके शब्दों में ऐसी कठोर सख्ती थी कि सवाल करना भी जैसे जुर्म बन गया था। मैं बार-बार एक ही बात दोहरा रहा था कि तुम्हें इन सब बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर अचानक उसने बात को ऐसे मोड़ दिया जैसे मेरा अस्तित्व मेरे माँ-बाप के पैसों से जुड़ा हो। मैं बेहद थकी हुई थी, शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे चुके थे, मगर उसने मेरी कमजोरी को गंभीरता से नहीं लिया। सुबह होते-होते मेरी तबीयत और बिगड़ गई। एक पल के लिए मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी सास से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मगर कुछ देर के बाद जब तबीयत में ज़रा-सा फ़र्क आया, तो बात को वहीं दबा दिया गया। घर की बड़ी औरतें इकट्ठी हुई और मुझे तसल्ली देने लगी। ये सब शुरुआत में हर नई दुल्हन के साथ होता है। घबराने की कोई बात नहीं है, वक्त के साथ-साथ सब ठीक हो जाता है। और मैं भी खुद को यही कहकर चुप करा लिया, जबकि सच्चाई ये थी कि मैं ठीक नहीं थी। बस इतनी संभल गई थी कि कोई शब्द जुबान पर ना आ सके, क्योंकि नई दुल्हन ज़्यादा बोलती नहीं है। ये वाक्य मैंने बार-बार सुना था, इसलिए मैंने अपना दर्द भी शब्दों में नहीं ढाला और दिन चुपचाप बीतने लगे। फिर जिंदगी ने जैसे अपना एक मामूली सा रास्ता पकड़ लिया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। शादी के बाद जब पहला हफ्ता शुरू हुआ तो मुझे सबसे पहले घर के रास्ते दिखा दिए गए। एक-एक दरवाजा, एक-एक कोना, फिर किचन, जहाँ ये बताया गया कि अब ये जगह मेरी जिम्मेदारी है। मुझे समझा दिया गया कि सुबह अंधेरे में उठना है, सबके लिए नाश्ता बनाना है, चाय तैयार करनी है, बच्चों को स्कूल के लिए संभालना है, बर्तन धोने हैं, सब्जियां काटनी हैं, शाम को खाना भी बनाना है। मैं चुपचाप सुनती रही। घर की दूसरी औरतें आराम से बैठी बातें करती रहीं और हर काम के लिए मेरी तरफ इशारा कर दिया जाता। उस वक्त मेरी उम्र भी कम थी और दिमाग में झिझक इतनी, लोगों के सामने बोलना मुश्किल लगता था। इसलिए मैंने सवाल करने के बजाय हर जिम्मेदारी को बिना हिले अपने कंधों पर उठा लिया। ससुराल जॉइंट फैमिली थी, इसलिए काम कभी खत्म ही नहीं होता था। कभी दादी सास के ताने, कभी चाची की बातों में छुपी चुभन, कभी सास के नए फरमान, नंद का अलग ही अंदाज। मैं किसी से कुछ कह ही नहीं पाती थी, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया था कि बहू का काम बोलना नहीं, सहना होता है। बहू को सिर झुकाकर जीना होता है। ये सबक मुझे शादी से पहले ही पढ़ा दिया गया था। मैं दिन भर काम करती और रात को थक कर गिर जाती। खुद से वादा करती कि कल शायद सब कुछ आसान हो जाएगा, मगर हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज्यादा भारी लगने लगा और मैं धीरे-धीरे समझने लगी कि ये सिर्फ काम की बात नहीं है, ये एक खामोशी सी परीक्षा है। मेरी सुबहें एक ही सिमत में चलनी शुरू हो गई थी। अंधेरे में उठना, जल्दी-जल्दी नहाना, दुपट्टा कसकर संभालना, चुपचाप किचन में दाखिल हो जाना। उसके बाद शाम तक शायद ही कोई पल ऐसा होता जब मैं एक जगह बैठ पाती। बर्तनों की आवाज पूरे घर में गूंजती रहती, कभी चूल्हे पर पराठे सिकते, कभी चाय के भगोने उबलते। मेरे हाथ रुकते ही नहीं थे, जैसे अगर एक पल भी रुक गई तो घर की सांस टूट जाएगी। और इसी सब के बीच कभी-कभी रात के सन्नाटे में जब वो मेरे पास लेटा होता, उसका हाथ अनजाने में मेरी उंगलियों को छू जाता, उस हल्के से स्पर्श में एक पल के लिए ये भूल जाती कि दिन भर कितना टूटी हूँ।
उसका सांसों का गर्म एहसास मेरे कंधे पर टिक जाता और मन के किसी कोने में एक नरम सी उम्मीद जागती कि शायद यही शादी है, शायद यही प्यार है। मगर सुबह होते ही वह एहसास भी काम की आवाजों में दब जाता। सोहन का मिजाज सबसे अलग था। वह अपने मोजे तक खुद नहीं संभाल पाता था। उसका हर छोटा बड़ा काम जैसे मेरी ही जिम्मेदारी बन गया था। वह दिन भर बाहर रहता, लौट कर कपड़े यूं ही बिस्तर पर फेंक देता जैसे उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। मैं उन्हें समेटती, धोती, सुखाती, इस्त्री करती और फिर तरीके से अलमारी में रख देती। उसके आते ही पानी देना, जूते एक तरफ रखना, अगले दिन की कपड़ों की फिक्र करना, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था। कभी उसकी पैंट की जेब में कपड़े, कागज, रसीद और बिल निकालना मेरी जिम्मेदारी होती। कभी आखिरी पल में उसके कपड़े प्रेस करना। वह दिन के 10 मिनट भी ऐसा काम खुद करने को तैयार नहीं होता था। और मैंने कभी ये सवाल अपने दिमाग में आने ही ना दिया कि मेरी जिंदगी धीरे धीरे इन छोटे छोटे कामों के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। मेरे पास ना फुर्सत थी, ना आराम, ना ऐसा कोई पल जब मैं रुक कर खुद से पूछ सकूं कि मैं क्या चाहती हूँ या मुझे कैसा लग रहा है। सुबह से शाम तक मैं बस चलती रहती थी और वक्त का एहसास भी जैसे बदल गया था। कभी कभी यूं लगता कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, जबकि हकीकत ये थी कि अभी तो सिर्फ एक हफ्ता ही बीता था। शायद इसकी वजह यही थी कि मैंने ये सारे बोझ चुपचाप अपने ऊपर ले लिए थे। जो मेरे सामने रखे गए थे, मैं ना बहस कर सकती थी, मगर मुझे मना करना ही नहीं आता था और ना ही कोई ऐसा था जिसे मेरी बात सुनने की जरूरत महसूस होती। मैं बस करती चली जा रही थी, लगातार खामोशी से खुद को पीछे छोड़ती हुई। सोहन का व्यवहार मेरे साथ दिन ब दिन ऐसा लगने लगा जैसे उसके लिए घर लौटना कोई खुशी नहीं, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी हो जिसे निभाना जरूरी हो। वह आता तो बिना कुछ कहे सीधे खाने की मेज पर बैठ जाता, दो चार निवाले चुपचाप खाता, फिर मोबाइल उसकी दुनिया बन जाता, जैसे उस छोटी सी स्क्रीन में वह सब कुछ था जो उसे इस घर में नहीं मिलता। हमारे बीच बातचीत सिर्फ रात तक सिमट कर रह गई थी, और वह भी कुछ पलों के लिए, और उन पलों में भी बातें एक तरफा होती। वह अपनी बातें करता, अपनी जरूरतें गिनता, मगर कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि मैं कैसी हूँ, मेरा दिन कैसा बीता, घर के लोग मुझे कैसे लगे, क्या मैं इस सब बोझ के नीचे टूट तो नहीं रही। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि शायद मैं भी उसी दायरे में कैद हो चुकी हूँ, जहाँ शादी के बाद औरतों की जिंदगी सिर्फ काम करना और चुप रहना बन जाती है। शादी से पहले हम लड़कियां अपने दिल में कितने ही सपने सजा लेती हैं, ये उम्मीद पाल लेती हैं कि कोई हमें समझेगा, हमारे साथ वक्त बिताएगा, हंसेगा, बोलेगा, हमारे दिन की छोटी मोटी बातों में दिलचस्पी लेगा। कुछ पल ऐसे भी होंगे जो जिंदगी भर की याद बन जाएगी। मगर मुझे तो पहले हफ्ते में ये समझ आ गया था कि मेरे हिस्से में ऐसे सपनों की कोई जगह नहीं। मैंने अपने आसपास बहुत सी औरतों को देखा था जिनकी जिंदगी इसी तरह बीत रही थी। वह सुबह से शाम तक घर के कामों में खुद को घिसती रहती थी। पति रात को आकर थोड़ी देर साथ बैठता और फिर अपनी दुनिया में खो जाता। उसके बाद वह औरत फिर उसी चुप और मामूली जिंदगी में लौट जाती। शायद इसी वजह से अब मुझे ये मानना पड़ रहा था कि शादी की हकीकत वो नहीं होती जो हम अपने नाजुक दिल में बसाकर रख लेते हैं। हम सोचते हैं कि पति हमें वक्त देगा, हमसे बात करेगा, हमारी पसंद नापसंद जानेगा, मगर अक्सर हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकलती है। कभी कभी मैं खुद को ये कहकर तसल्ली देती कि शायद ये खूबसूरत सपने सिर्फ मोहब्बत की शादियों में पूरे होते हैं, मगर फिर दिल के किसी कोने से एक सवाल उठता कि क्या सच में मोहब्बत की शादियां भी आखिरकार इसी खामोशी और दूरी में नहीं बदल जाती। और यही सवाल मेरे भीतर एक अनकही थकान बनकर रह जाता। वक्त के साथ मुझे ये समझ आने लगा कि मोहब्बत से की गई शादियां भी हमेशा सपनों जैसी नहीं रहती। वह भी धीरे धीरे एक आम रिश्ते में ढल जाती है, जहाँ शुरुआत की मिठास फीकी पड़ने लगती है और उसकी जगह नाराजगी मनाने की कोशिश लंबी चुप्पी जगह बना लेती है। फर्क बस इतना होता है कि पहले हम इसे बर्दाश्त समझकर सह लेते हैं और बाद में आदत बना लेते हैं। मैंने देखा कि जब किसी पति से पूछा जाए कि पत्नी कौन सी बात उसे बुरी लगती है, तो वो पल भर में कई शिकायतें गिनवा देते हैं, और जब पत्नी से यही सवाल किया जाए तो वह भी दिल में जमा की हुई बहुत सी बातें बाहर लाने को तैयार बैठी होती है। जबकि सच तो ये है कि अगर दो इंसान एक ही छत के नीचे जिंदगी बिता रहे हैं तो उन्हें एक दूसरे की छोटी मोटी कमजोरियां, आदतें और खुशियों को स्वीकार करना ही पड़ता है। मगर हमारे समाज में स्वीकार करने की जगह बर्दाश्त को ही रिश्ते निभाने का तरीका बना दिया गया। जहां लोग ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं, वे धीरे धीरे
एक दूसरे से उकताने लगते हैं। हर छोटी बात एक समस्या बन जाती है, हर शब्द एक उलझन और हर मामूली गलती एक बड़ा पाप लगने लगता है। शायद इसी वजह से मुझे लगने लगा था कि मेरी शादी भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है, जहां मोहब्बत कोई एहसास नहीं बल्कि बस एक शब्द बनकर रह जाती है और जिंदगी एक ऐसी रोजमर्रा की भाग दौड़ में बदल जाती है जिसमें ना खुशी होती है, ना शोर, ना गहरा गम, बस एक बराबर की थकान और ऐसी जिम्मेदारी होती है जिसे चुपचाप दिल पर बोझ बनाकर ढोया जाता है, ये सोचते हुए कि शायद यही औरत होने की कीमत है और शायद यही शादी की हकीकत है। मेरी शादी का पहला हफ्ता सिर्फ घर के कामों का नहीं था, बल्कि उस थकान की भी शुरुआत था जो धीरे धीरे मेरे भीतर जड़ें जमाने लगी थी और मुझे एहसास कराने लगी थी कि शादी औरत की जिंदगी को आसान बनाने के बजाय कई बार और ज्यादा मुश्किल बना देती है। मैं इस मुश्किल के पहले पन्ने पर कदम रख चुकी थी। उसका अंजाम मुझे साफ नजर नहीं आ रहा था। दिन बीतते गए और शादी को अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ था कि मैंने सोहन को बताना शुरू किया कि मुझे हल्के हल्के चक्कर आ रहे हैं। ये बात मैंने एक दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते दोहराई, मगर शायद मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। उसे ये सब औरतों की आम कमजोरी लगती थी जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। घर के काम बढ़ते जा रहे थे, मेरा जिस्म अंदर ही अंदर टूटने लगा था। फिर वो पल भी आ गया जिसका मुझे डर पहले से ही था। सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैं किचन में दाल पका रही थी कि अचानक कमरा घूमने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे हाथ से गर्म पतीला फिसल कर नीचे गिर गया। उबलती दाल मेरे पैरों पर जा गिरी। जलन की तेज पीड़ा ने मुझे वहीं जमीन पर गिरा दिया। शोर सुनकर घर के लोग भागते हुए आए। सोहन भी घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। पहली बार उसने मुझे इस तरह बेबस हालत में देखा। उसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर के पास ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने जो कहा उसने मेरी सारी थकान को एक पल के लिए रोक दिया। उसने बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ और ये खबर सुनते ही पूरा घर खुशी से भर गया, क्योंकि ये उस परिवार का पहला बच्चा था। जबकि मेरे दिल के किसी कोने में खुशी के साथ एक अनकहा डर भी जन्म ले चुका था। सबके चेहरे खिल उठे थे और आशीर्वाद के साए में आवाजें गूंजने लगी थी। सोहन के चेहरे पर भी एक नई सी चमक थी। उसने मुझे पहली बार ठीक से गौर से देखा और मेरे पास आकर बैठा। मेरे जले हुए पैरों की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं चुप रही। फिर थके हुए दिल से बस इतना कहा, मैं तो एक हफ्ते से बता रही थी। उसने हल्की सी सांस लेकर कहा कि मुझे लगा मामूली बात होगी, और उसके इस एक शब्द ने मुझे अंदर तक ये एहसास करा दिया कि इस घर में मेरी तकलीफ तब तक मायने नहीं रखती थी जब तक वो किसी खुशखबरी से जुड़ी ना हो। सब यही कहते रहे, ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बल्कि खुशखबरी है कि मैं मां बनने वाली हूँ। मगर खुशी के बीच मेरी सास के मुंह से निकला एक वाक्या सीधे मेरे दिल पर लगा। उन्होंने कहा कि अभी तो शादी को एक महीना भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी खुशखबरी सुना दी। उनके शब्दों में सवाल भी था और सख्ती भी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरी दादी सास ने तुरंत बात का रुख बदल दिया और कहा कि आजकल तो लोग पहले ही महीने में ये खबर सुना देते हैं, 4 महीने बाद बताते तो यही कहा जाता कि बच्चों में दिक्कत है। जल्दी बताया तो भी एतराज। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे मुझे हौसला दे रही हूँ, शायद इसलिए कि अब उन्हें मुझसे कुछ अपनापन दिखने लगा था। मुझे भी उनके पास खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस होने लगा, क्योंकि शादी के बाद बहू को जहाँ जरा सी भी अपनायत मिल जाए वहीं उसके लिए सहारा बन जाती है। मुझे अपनी माँ की बात याद आ गई, जो उसने विदाई के वक्त कही थी, पहला बच्चा जल्दी हो जाए तो ससुराल में औरत की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, नहीं तो बाद में औरतों को इसके लिए भी सहना पड़ता है। उस बात ने मेरे दिल को थोड़ी ठंडक दी और मैं खुद को समझाने लगी, शायद यही ठीक हुआ। मगर प्रेगनेंसी की हकीकत ये थी कि हर दिन एक नई परीक्षा था, हर दर्द एक नया एहसास बनकर आता था और हर पल मुझे मेरी कमजोरी का एहसास कराता था। सब कुछ नया था, फिर भी घर वाले कुछ हद तक मेरा ख्याल रखने लगे थे। कभी काम कम करवाते तो कभी समझाते, ज्यादा मेहनत मत करो क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। फिर वह दिन आया जब डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में बेटी है। मैंने सबके चेहरे गौर से देखे। किसी के चेहरे पर मायूसी खुलकर नहीं थी, मगर वो खुशी भी नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसी पल मुझे पहली बार समझ आया, कुछ सच्चाइयां खामोश होती हैं, उन्हें कहा नहीं जाता, मगर वे आंखों में लिखी होती है। बेटी की खबर सबने बस इतना कहा कि कोई बात नहीं, बाद में बेटा भी हो जाएगा। बेटी आना भी खुशी की बात है, मगर उस खुशी में वो चमक नहीं थी
जो बेटे के लिए होती है। दिन बीतते गए और घर में मुझे बार-बार समझाया जाने लगा कि अब ज़्यादा काम करो, कहीं आखिरी में ऑपरेशन ना करना पड़ जाए। डॉक्टर ने आखिरी 3 महीनों में परहेज़ करने को कहा था। जब मैंने ये बात सोहन को बताई, तो वह पहली बार सच में गंभीर और उदास दिखा। उसने चुपचाप कहा कि अगर ये तुम्हारी सेहत के लिए ज़रूरी है, तो मैं सब्र कर लूँगा। उस पल मुझे ऐसा लगा, जैसे शायद उसे पहली बार मेरी तकलीफ़ का एहसास हुआ हो। शायद कहीं न कहीं उसे मेरी फ़िक्र भी थी। वक़्त इसी तरह बीतता गया और फिर वह दिन भी आ पहुँचा, जब मुझे डिलीवरी का दर्द शुरू हुआ। मुझे अस्पताल ले जाया गया। जाँच के बाद डॉक्टर ने कहा कि हालात ठीक नहीं और छोटा-सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनते ही मेरे दिल में डर उतर आया था, क्योंकि मैं इंतज़ार में बैठी एक औरत की बातें सुन चुकी थी, जो कह रही थी कि छोटे ऑपरेशन के टाँके बहुत तकलीफ़ देते हैं। उसके शब्दों ने मेरी घबराहट और बढ़ा दी। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे और दिल तेज धड़कने लगा। मैंने पूरी कोशिश की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। हर दर्द सहा, हर पल हिम्मत बांधे रखी, मगर आखिरी में डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो मेरी बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। उसी पल मेरे लिए फैसला आसान हो गया। ऑपरेशन हुआ, टाँके लगे, दर्द भी हुआ, डर भी। मगर जब मेरी बच्ची सही सलामत इस दुनिया में आई, तो मुझे लगा जैसे सारी तकलीफ एक पल में खत्म हो गई हो। मगर उस खुशी के साथ एक कड़वी हकीकत भी सामने आ गई। मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी के जन्म पर वह शोर, वो उत्सव नहीं था, जो मैंने सपनों में सोचा था। घर आने वालों को आशीर्वाद तो दिया जा रहा था, मगर बस रस्म निभाने के लिए। उसी चुप्पी में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमारे समाज में कुछ खुशियाँ आज भी शर्तों के साथ मनाई जाती है, चाय के साथ मिठाई तक नहीं रखी गई। ये परिवार का पहला बच्चा था, और वो भी मेरी पहली बेटी, जिसे मैंने 7-8 महीनों की परेशानी के बाद जन्म दिया था। शायद उनके हिस्से की खुशी वही खत्म हो चुकी थी। उस वक़्त मैंने उसे दिल पर ज़्यादा नहीं लिया था, मगर आज ये कहानी दोहराते हुए बहुत दर्द के साथ समझ आता है कि मेरा पूरा परिवार, यहाँ तक मेरे माँ-बाप भी सामाजिक सोच और दुनिया के डर के कैदी थे। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या सोचेगा। रस्म-रिवाज और दुनियादारी के अलावा किसी ने मेरी हालात नहीं पूछी। मेरी अपनी माँ ने भी आखिरकार यही कहा कि अगर पहले बेटा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, फिर बेटी आती तो इतना बुरा न लगता। खैर, अब भगवान ने बेटी भी दी, तो 1 साल के बाद दोबारा कोशिश कर लेना। और मैं ये सुनकर अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, क्योंकि मैं अभी इतने दर्द और डर से बाहर नहीं आई थी। मेरा बदन टाँकों की तकलीफ से टूटा हुआ था। लोग मुझसे अलग परीक्षा की उम्मीद लगाए बैठे थे। ऐसा ही नहीं था, मुझे बच्चे नहीं चाहिए थे, मगर मैं कम से कम 3-4 साल का इंतज़ार चाहती थी। ये पहला बच्चा मेरी मर्ज़ी से नहीं आया था, और ना ही हमने इसके लिए कोई तैयारी की थी। मुझे तो ये खबर तक अचानक मिली। फैसला कहीं और हो चुका था। अभी हमारी शादी को 10 महीने भी नहीं हुए थे कि मेरी गोद में 10 दिन की नन्ही सी बेटी आ गई थी, और मेरी सास लोगों के सामने इस तरह छुपकर बात कर रही थी, जैसे ये बच्ची उनके बेटे की औलाद ना होकर किसी और की हो। वह बार-बार कहती थी, असल में हमने 7वें महीने में ही डिलीवरी करवा दी, क्योंकि परेशानी बढ़ रही थी। जबकि सच्चाई ये थी कि मेरी बेटी पूरे 9 महीने की थी। शायद वह दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि सब कुछ उनकी सोच और समाज की उम्मीदों के हिसाब से ही हुआ है, कि सब कुछ ठीक है, वक़्त पूरा हुआ। कहीं कोई ये ना सोचे कि उनकी बहू शादी से पहले माँ बनने वाली थी। मुझे तब पहली बार एहसास हुआ कि हमारे समाज में बेटी की पैदाइश से ज़्यादा खतरनाक लोगों की जुबान और शक होते हैं। औरतों को अपनी सच्चाई छुपाने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस समाज में औरत की ज़िंदगी अक्सर ऐसे ही तानों और डर के साए में गुजरती है, और उस वक़्त मैं पूरी तरह अनजान बैठी थी। मुझे अंदाज़ा तक नहीं था कि आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ेंगी, और मेरे पति का रवैया इन सब बातों के बाद मेरे साथ कैसा होगा। घर वाले बस इतना मेहरबानी कर रहे थे, अब मुझसे घर का काम नहीं करवाते। अपना और अपनी बेटी का खुद ख़्याल रखो, जैसे ये कोई बहुत बड़ा एहसान हो। मगर मेरे लिए ये सब कुछ नया और बेहद भारी था। हर हरकत पर दर्द और थकान थी। कभी दाईं करवट लेती तो टाँगों में जलन होती, कभी बाईं करवट लेती तो पेट पसीने में भीग जाता। बेटी को गोद में उठाना, उसे दूध पिलाना, साफ करना, बार-बार रात में जागना, मेरे लिए किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं था। घर में कोई ऐसा नहीं था जो मेरा हाथ पकड़कर कहता कि तुम आराम करो, मैं खुद देख लूँगी। मेरी सास कभी-कभार झाँकने आ जाती, और बस इतना कहकर चली जाती कि बच्चों के बाद औरतें तो एक दिन में उठकर खड़ी हो जाती है, तुम ही ज़्यादा नाजुक बन गई हो।
मेरी नंद भी कभी कभार आती, और वह भी तब बच्ची नहला धुला देती जब, बस 2 मिनट गोद में लेकर कहती, कितनी प्यारी है। फिर ये कहते हुए बच्ची मेरी गोद में ही लौटा देती, भाभी अब इसे दूध पिला दो और साफ कर दो, जैसे ये सब सिर्फ मेरा ही काम हो। दिन ब दिन मेरी हालत कमजोर होती गई, और मैं मन ही मन सोचती रही कि माँ बनना उतना आसान नहीं है जितना कहा जाता है। तीसरा दिन आया। रात का वक्त था, बच्ची सो चुकी थी। मैंने उसके माथे पर हल्का सा हाथ रखा, वो बिल्कुल शांत थी। दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद दिया। कम से कम आज तो वह सुकून से सो रही है। पिछले 2 दिन वे लगातार रोती रही, और फिर मेरी आंख नींद से बोझल हो चुकी थी। तभी दरवाजा हल्की आवाज के साथ खुला और सोहन अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह धीरे से बोला कि आज तो ये सो गई है, पिछले कई दिनों से तो बस रोती रही। मैंने थकी हुई आवाज में कहा कि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, मगर अभी तो 1 घंटे पहले ही सोई है। मैं सोच रही थी कि उसे उठाकर दूध पिला दूं। सोहन ने तुरंत मना कर दिया और बोला, नहीं नहीं, उसे आराम करने दो, अभी अभी तो सोई है। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी और पूछा, क्यों? उसने बस इतना कहा कि कुछ नहीं, बस उसे सुकून से सोने दो। उस पल मुझे पहली बार लगा, शायद उसके दिल के किसी कोने में मेरी थकान और मेरी बेटी की सुकून की हल्की सी जगह बन रही है। दरवाजा धीरे से बंद होने लगा तो मुझे उसकी हरकत अजीब लगी। मैंने धीमी लेकिन घबराई हुई आवाज में पूछा, सोहन, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? उसने मेरी ओर देखा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बोला, अब तो बच्चा हो गया ना, मैंने कितना सब्र किया है, अब तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दोगी ना? मैं कुछ समझ नहीं पाई। हैरानी और डर साथ साथ दिल में उतर आए थे। मैंने पूछा, क्या मतलब? वह मेरे पास आया और बोला, मुझे तुम्हारी जरूरत महसूस हो रही है। उस पल मेरे भीतर एक अजीब सा डर और हल्की सी उम्मीद टकरा गई। जैसे शादी के बाद भी कभी कभी कोई पल ऐसा आ जाता है जब आदमी औरत की थकान और कमजोरी समझे। लेकिन ये पल मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। मेरा शरीर अभी संभला भी नहीं था कि उसने दोबारा नजदीकी की उम्मीद जता दी। मैंने कांपती आवाज में कहा, सोहन, अभी नहीं, डॉक्टर ने कम से कम 2 महीने आराम का कहा है। मेरे पैरों में अभी भी दर्द है, टांके ठीक नहीं हुए। वह हंसकर बोला, डॉक्टर तो बस डराते हैं, कुछ नहीं होगा, सब मैं संभाल लूंगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैंने फिर कहा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैं उस हालत में नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारी छोटी सी बच्ची का क्या होगा? वह और करीब आ गया। मेरी बात अधूरी रह गई। बोला, अगर ज्यादा तकलीफ होगी तो रुक जाऊंगा। कहते ही उसने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। उस पल मेरे भीतर इतनी ताकत नहीं थी कि खुद को बचा पाती। डर से मेरा गला सूख गया। मैंने कहा, प्लीज रुक जाइए, मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं था। उसका चेहरा मेरे सामने था, शब्द सख्त और भरोसे से भरे हुए, मानो मेरा दर्द उसे दिख ही नहीं रहा हो। मैं रोती रही, मना करती रही, मगर उसकी जिद बढ़ती गई। फिर वही हुआ जिसका मेरे दिल में पहले से ही डर था। मेरे टांके खुल गए, दर्द ने पूरे शरीर को जकड़ लिया, खून बहने लगा। मेरी चीख कमरे में गूंज उठी, लेकिन वह अपने हाल में इतना डूबा हुआ था कि सच को देख ना सका। जब चीख तेज हुई, खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, तब जाकर वो घबरा गया। दरवाजा खोलकर चिल्लाया, कोई है? डॉक्टर को बुलाओ, मेरी पत्नी की हालत खराब हो रही है। वे लोग दौड़ते हुए आए, मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने गुस्से में कहा, टाँके कैसे टूटे? एक छोटी सी लापरवाही जान भी ले सकती थी। नर्सें इधर-उधर भागने लगी, ड्रिप लगी, पट्टियां बदली गई। खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो सफेद रोशनी थी। शरीर में दर्द था, लेकिन मन में अजीब सा सूनापन। मैंने सोचा, शायद यही जिंदगी की असली परीक्षा है, जो इंसान को मजबूत नहीं बल्कि भीतर से तोड़ भी देती है। दर्द की लहर उठी तो मैंने धीमी आवाज में पूछा, मेरी बच्ची कहाँ है? नर्स ने हाथ थामकर कहा, बच्ची सुरक्षित है, आपका पति संभाल रहा है, आप बस आराम कीजिए। मैंने आंखें बंद कर ली। आंसू रुक नहीं रहे थे। मन में बस एक ही सवाल था, अगर माँ बनने की खुशी इतनी पीड़ा से भरी हुई है तो क्या हर औरत को चुपचाप ये सब सहना ही पड़ता है? डॉक्टरों की आवाजें दूर दूर तक गूंज रही थी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन दिल के भीतर एक घाव हमेशा के लिए रह गया था, जो शायद कभी पूरी तरह भर नहीं पाएगा। वह डॉक्टर तेज आवाज में कह रही थी कि जल्दी खून की बोतल मंगवाओ, मरीज की जान खतरे में है। सोहन के चेहरे पर पहली बार डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह बाहर की ओर भागा
और कुछ देर बाद 2 लोग उसके साथ लौटे। एक के हाथ में खून की बोतल थी, दूसरे के हाथ में रिकॉर्ड के कागज। मुझे एक बड़े बेड पर लिटा दिया गया। मशीनें लगाई गईं और मुझे लगा जैसे मेरा शरीर धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। मैंने आंखें बंद की और बहुत हल्की आवाज में बस इतना कहा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। नर्स ने सुई लगाई, खून की बोतल ऊपर टंगी थी और डॉक्टरों के हाथ तेजी से काम कर रहे थे। मेरी धड़कन तेज और बेकाबू हो रही थी। शरीर सुन पड़ता जा रहा था। कानों में अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मुझे बहुत दूर से बुला रहा हो। सोहन मेरे पास खड़ा था लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके हाथ भी कांप रहे थे। डॉक्टर ने उसे बाहर जाने को कहा। वह जाने लगा तो मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज निकालकर कहा, मेरी बच्ची को मत छोड़ना। इसके बाद मेरी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया। मुझे नहीं पता था कितना वक्त बीता। जब आंखें खुली तो अस्पताल की सफेद रोशनी दिखी और पास में एक नर्स खड़ी थी। उसने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा, टाँके दोबारा लगा दिए गए हैं और आपकी बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने गहरी सांस ली। शरीर में दर्द वैसा ही था, लेकिन मन में अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा पहली सीढ़ी पार कर ली हो। डर, दर्द और उम्मीद तीनों एक साथ दिल में बंधे हुए थे। मुझे सच में आराम की जरूरत थी, लेकिन दिल की बेचैनी चैन नहीं लेने दे रही थी। मैंने जल्दी से पूछा, मेरी बच्ची कहाँ है? नर्स ने नरमी से कहा, बिल्कुल ठीक है, आप ज्यादा बात ना करें, बस आराम करें। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में रो पड़ी, जैसे सारे दर्द डर एक साथ बहने लगे हों। 2 दिन बाद जब हालात कुछ संभली तो डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, आप सच में खुशकिस्मत हैं। अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो आपकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। मैं चुपचाप सुनती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। मन में यही सवाल घूमता रहा, अगर किस्मत में मां बनना लिखा था तो क्या इतनी बड़ी पीड़ा भी जरूरी थी? उसी दिन सोहन कमरे में फूलों के साथ आया और मुस्कुराते हुए बोला, देखो सब ठीक हो गया ना? मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं। मेरे भीतर डर और दर्द साथ साथ बैठे हुए थे। मैं उसे बताना चाहती थी कि उसकी जिद मुझे मौत के दरवाजे तक ले गई, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। मैंने बस इतना कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। वह बोला, तुम नाराज हो? मैंने आंखें बंद कर ली और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। रात को जब सब सो गए तो मेरी बेटी अचानक हल्की आवाज में रोने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से उठी, पैरों में दर्द था, लेकिन उसे गोद में लेकर सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बहते रहे। मैंने धीरे से कहा, बेटी तुम मेरी जान हो, तुम्हारे लिए ही मैंने सब कुछ सहा है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सुबह मेरी नंद कमरे में आई और हंसी हंसी बोली, अरे अब तो बड़ी नाजुक और नखरे वाली बन गई हो। मैं चुप रही, दिल में बस यही सोच रही थी कि जिंदगी हकीकत में लोगों के तानों और सपनों से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है और वही इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा हो जाती है। डॉक्टर ने कहा कि टाँके ठीक से लग गए हैं, अब जवान और सेहतमंद है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे दिल में डर और दर्द अभी भी छुपे हुए थे। मैं कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपनी बेटी को दूध पिलाती रही। भगवान से प्रार्थना करती रही, मेरी बच्ची हमेशा सुरक्षित रहे। दिन बीतते गए, लेकिन वह रात जब मैंने मौत को इतने करीब से महसूस किया था, मेरी आत्मा से कभी नहीं निकल रही थी। उस हादसे ने मुझे भीतर से हिला दिया था और सोहन के साथ मेरा रिश्ता भी बदल गया था। मैं अब कम बोलने लगी थी। शायद वह समझ गया था कि मैं बदल गई हूँ, लेकिन मेरी चुप्पी के पीछे छुपा दर्द वह कभी नहीं समझ सका। जब मैं घर लौटी तो घर की हवा में अजीब सी खामोशी थी। सोहन का चेहरा अभी भी फीका था, पछतावे की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। सास ससुर भी सामने खड़े थे, उनके शब्दों में सख्ती थी, आंखों में वो दर्द था जो बहू को इस हाल में देखकर पैदा होता है। उन्होंने सोहन से कहा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी पत्नी मर भी सकती थी, तुमने उसे उस हाल में रखा, तुम्हें शर्म नहीं आई? घर एकदम शांत हो गया था, दीवारें भी जैसे मेरी चीखें सुन चुकी थीं, खिड़कियां भी उस सन्नाटे को समझ रही थीं। मेरे साथ क्या बीत रहा था ये देखकर मेरी सास भी कमरे में आई। उनकी आंखों में फिक्र और अफसोस साफ झलक रहा था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बहुत धीमे स्वर में बोली, बेटा हमें तुम्हें पहले समझ जाना चाहिए था। अपनी औलाद की गलती की माफी हम तुमसे मांगते हैं। तुम्हारी तकलीफ देखकर हमारा दिल भी रो पड़ा है। डॉक्टर के शब्द मेरे दिमाग में अब भी गूंज रहे थे, खासकर वो बात कि अगर कुछ पल और देर हो जाती तो शायद मैं बच भी ना पाती और नतीजा कुछ भी हो सकता था। सोहन का चेहरा शर्मिंदगी और डर से भरा हुआ था। 1 हफ्ते तक वो मेरे कमरे में नहीं आया। उसकी नजरें हमेशा झुकी रहती थी,
जैसे खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत उसमें नहीं बची हो। उन दिनों घर वाले मेरा और मेरी बेटी का खासकर ख्याल रख रहे थे, क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी कि बाथरूम जाना भी किसी की मदद के बिना मुमकिन नहीं था। मेरी टांगें बोझ बन चुकी थी, कदम लड़खड़ाते थे। मैं अपनी बेटी को गोद में उठाने की ताकत भी खो चुकी थी। हर पल ऐसा लगता था जैसे जिंदगी का सारा बोझ सिर्फ मेरे कंधों पर रख दिया गया हो। मैं बस अपनी बेटी को देख सकती थी, उसके सिर पर हल्का सा हाथ रख सकती थी। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, जैसे सब समझ चुके हों कि एक पल की गलती कभी-कभी औरत की पूरी जिंदगी बदल देती है। 10-15 दिन के बाद मेरी तबीयत थोड़ी संभलने लगी। मैं धीरे-धीरे चलने की कोशिश करती तो पीठ में दर्द होता, लेकिन पहले से कुछ बेहतर थी। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी को खुद उठा भी सकती थी। सोहन अक्सर बैठक में अकेला बैठा रहता या वहीं सो जाता। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि वो मेरे सामने आने के काबिल नहीं रहा। दिल तो करता होगा कि बेटी को गोद में लेने का, लेकिन डरता था कहीं मेरी आवाज से मेरे जख्म फिर से न खुल जाए। फिर एक दिन उसकी दादी आई, स्वभाव से सख्त लेकिन दिल से नरम। उन्होंने सोहन का हाथ पकड़ा, सख्ती भरी आवाज में उसे मेरे कमरे में ले आई। उनकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि घर के सब लोग चुप हो गए। उन्होंने सोहन को डांटते हुए कहा, जब वो दर्द में थी तब तुम कहाँ थे? जो तुमने किया वह दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि उसके पास रहो। उनकी बात सुनकर सोहन का सिर शर्म से झुक गया। वह कमरे में आया और पहली बार अपनी बेटी को ऐसे गोद में उठाया, जैसे वह सच में उसकी जान हो। उसकी आंखों में नमी थी। वो मेरे पास बैठा और बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आया कि मुझसे ऐसा कैसे हो गया। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता था। मैं उसकी बातें सुनती रही, दिल टूटा हुआ था, लेकिन मैं जानती थी गुस्सा और बदला मेरी तकलीफ कम नहीं करेगी। मैंने आंखें बंद करके कहा, ठीक है सोहन, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, बस दोबारा ऐसी गलती मत करना। उस हादसे के बाद उसने सच में अपनी जिम्मेदारी समझनी शुरू कर दी। वह कमरे में ही सोने लगा। रात को बेटी के जागने पर खुद उठता, उसे गोद में लेकर चुप करवाता, प्यार से बहलाता। मैं सब चुपचाप देखती और महसूस करती शायद अब वो बदल रहा है। वक्त बीतता गया, मेरी बेटी बड़ी होने लगी। उसकी मासूम मुस्कान और शरारती हरकतें सबके दिल जीत लेती थी। घर में हंसी लौट आई थी। सोहन भी पहले से ज्यादा नरम और जिम्मेदार हो गया था। कई बार खुद कहता कि तुमने बहुत सहा, अब मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। जिंदगी ने हमें दुख भी दिया और सीख भी दी, समझा दिया कि गलतियां इंसान को बदल सकती हैं। फिर वक्त ने एक नया मोड़ लिया और भगवान ने हमें दोबारा माँ बाप बनने का मौका दिया। इस बार बेटे की सूरत में घर में खुशियों की नई रोशनी फैल गई। बेटी की अहमियत कम नहीं हुई, बल्कि प्यार और बढ़ गया। मैंने मन ही मन में सोचा, शायद दुख और सदमे इंसान को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे समझदार बना देते हैं। और माफ़ी, मोहब्बत सब से ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है। मेरी सास उसे अपनी आँखों का तारा समझती थी। घंटों उसे गोद में लेकर बैठी रहती, उसके सिर पर हाथ फेरती, उससे बातें करती और बार-बार कहती, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। घर में सब लोग दोनों बच्चों में ही लगे रहते थे और खुशी का दायरा वहीं तक सिमट गया था। हर काम के बीच में मोहब्बत की एक नरमी सी खुशबू बसी रहती थी। दोनों नन्हे अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। जब भी मैं मायके जाती, बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट लाती। बेटी के लिए कपड़े, बेटे के लिए खिलौने, और सब देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा देती कि मैं ऐसे घर में आई हूँ जहाँ प्यार और अपनापन भरा हुआ है। वक्त तेजी से बीत रहा था। मुझे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी ने सच में एक नया रंग पकड़ लिया है। घर के लोग पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे। हर खुशी मिलकर मनाई जाती थी, हर किसी का ख्याल रखा जाता था। एक देवर की शादी पहले हो चुकी थी और वह कुछ समय बाद अपनी पत्नी के साथ विदेश चला गया था। वहीं उन्होंने अपना नया घर बना लिया था। कभी फोन पर बातें होती, कभी तस्वीरें आती, और घर वाले ये देखकर खुश हो जाते कि दूर रहकर भी रिश्ते मजबूत रह सकते हैं। अब घर में दूसरे देवर की शादी की बातें शुरू हो गई थी। कहीं लड़की देखी जा रही थी, कहीं कपड़े आ रहे थे, कहीं गिफ्ट और मिठाइयों की चर्चा होती थी। मैं ये सब देखकर सोचती थी, ये परिवार सच में रिश्तों और मोहब्बत को सहेज कर रखना जानता है। मैं भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ उस माहौल का हिस्सा बन चुकी थी, जहाँ हर खुशी सबकी खुशी बन जाती थी। कभी कोई रिश्ता पसंद नहीं आता, कभी सलाह मशवरे होते, लेकिन घर के माहौल में फिर भी सुकून बना रहता था।
मैंने हमेशा अपने घर को एक ऐसे परिवार की तरह देखा था जहाँ हर बड़ा फैसला मिलकर लिया जाता है और हर मुश्किल में सब साथ खड़े होते हैं। मैं अक्सर सोचती थी कि शायद मेरी जिंदगी अब इसी सीधी सादी राह पर चलेगी, बिना किसी बड़ी चाहत के, बिना किसी दिखावे के, जैसे एक आम औरत की जिंदगी होती है। लोग कहते औरत की जिंदगी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने समझ लिया था कि अगर घर में सुकून हो, इज्जत हो और प्यार हो तो मुश्किलें भी हल्की लगने लगती हैं। मेरे पति सोहन अब ज्यादा वक्त घर पर नहीं रहते थे, लेकिन बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनके साथ हमेशा नरमी से पेश आते थे। वह एक जिम्मेदार इंसान थे, काम से आते, खाना खाते, बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलते और फिर आराम कर लेते। मुझे कभी शिकायत नहीं रही, क्योंकि मैंने बहुत सी औरतों को मुझसे ज्यादा तकलीफ में देखा था। मैंने सीख लिया था कि जिंदगी को वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसी वह मिलती है। रोजमर्रा के काम, बच्चों की देखभाल, कभी-कभी शाम को सबका छत पर बैठना, ठंडी हवा में बच्चों को खेलते देखना, यही सब मुझे सुकून देता था। मेरी बेटी अपने भाई के पास बैठकर उसे झुलाती थी, गुनगुनाती थी और मैं ये सोचती, यही असली जिंदगी है। ना कोई बड़ी इच्छा, ना कोई बड़ा दुख, बस घर का माहौल ठीक रहे। अब देवर की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। कभी कपड़े सस्ते, कभी दावतों की योजना बनती, रिश्तेदारों के आने जाने की बातें होती। घर में हर तरफ रौनक थी, जैसे हर दिन अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आ रहा हो। ऐसे माहौल में रहकर दिल में गहरा सुकून भर जाता और मैं भी उसी एहसास में जी रही थी। दिन हफ्तों बदले, महीने और फिर साल गुजर गए। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, मैं भी खुद को उसी बहाव में छोड़ चुकी थी, बिना किसी बड़े सपने के। बस बच्चों की मुस्कान और पति की थकान का ख्याल रखना ही मेरी दुनिया बन गया था। रात को जब वो घर आता तो लगता जैसे घर फिर से पूरा हो गया हो। मेरी जिंदगी आम थी, सीधी सादी थी, लेकिन उसी अपनापन में एक गहरी सच्चाई थी। हर दिन खास नहीं होता, कुछ दिन बस गुजरने के लिए होते हैं और उन्हीं साधारण दिनों से एक पूरा घर और एक पूरा परिवार बनता है। छोटे-छोटे पल, बच्चों की हँसी, परिवार के साथ बैठी हल्की-फुल्की बातें ही ज़िंदगी को यादगार बनाती है। मैं यही मनाने लगी थी, यही ज़िंदगी है। सादा, आम, लेकिन दिल से जुड़ी हुई, और यही साधारण दिन असल में हमें मजबूत बनाते हैं, सब्र सिखाते हैं और मोहब्बत करना सिखाते हैं। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।